नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। हरियाणा में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का पहला चरण जो कि डोर टू डोर था वो पूरा हो चुका है। इस चरण के तहत बीएलओ ने घर घर जाकर वोटर्स को वेरीफाई किया और अभी भी हरियाणा में 33 लाख से अधिक ऐसे वोटर हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो सके हैं। इन वोटर्स का वेरिफिकेशन का प्रोसेस पेंडिंग है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा 31 जुलाई को पहली सूची जारी की जाएगी। ये एक ड्राफ्ट सूची होगी और जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं होंगे उन्हें ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने के लिए 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक का वक्त दिया जाएगा। अब तक का जो डाटा चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है उसके तहत बताया गया है कि घर घर जाकर वोटों के सत्यापन के दौरान अभी भी 35,84,336 ऐसे वोटर हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सका है। इनमें से ज़्यादातर वोटर ऐसे हैं जो कि एब्सेंट थे, यानी जब बीएलओ उनके घर पहुंचे तो ये वोटर अपने घर पर मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही ऐसे वोटर जो कि दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं उनका भी काफ़ी बड़ा डाटा इस पूरे 33 लाख वोटर के अंदर शामिल है। इसके अलावा कई वोटर ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और कुछ वोटर ऐसे हैं जिन्होंने डुप्लीकेट वोट बना रखे हैं। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि 33 लाख के करीब ऐसे वोटर हैं जिन्होंने अगर 31 जुलाई के बाद जब उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपने वोटर लिस्ट से नाम कटे जाने को लेकर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं, तब भी उन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करवाया तो ये नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और जब फाइनल लिस्ट जारी होगी तो इस दौरान इन लोगों के वोट कट सकते हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि जितने भी दिल्ली से सटे हरियाणा के बड़े महानगर हैं जिसमें गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, यहाँ पर काफ़ी ऐसे वोटर हैं जो कि अब तक वेरीफाई नहीं किए जा सके हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अंतिम मौका देने के लिए भी व्यवस्था की है। लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि अगर अभी तक आपने अपने वोट को वेरीफाई नहीं किया है, एसआईआर के प्रोसेस में आप शामिल नहीं हुए हैं, तो आने वाले 1 महीने का वक्त और दिया गया है जिसमें लोग अपने वोट को वेरीफाई करवा सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे वोटर जिनके नाम गलत तरीके से दर्ज हैं, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, उनको भी अपना पूरा रिकॉर्ड, अपना पता, तमाम जानकारियां दुरुस्त करवाने का भी मौका चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाएगा। 31 जुलाई को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद जिन मतदाताओं के नाम इस सूची में नहीं हैं वो अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करवा सकते हैं। चंडीगढ़ में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हरियाणा के हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि किसी भी एक ऐसे वोटर का नाम नहीं कटने दिया जाएगा जिसका वैलिड वोट होगा। जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उसको लेकर चुनाव आयोग ने अलग अलग चरण पर वोटों को वेरीफाई करने का पूरा एक प्रोसेस बना रखा है और उसी के तहत हर वोटर को मौका दिया जाएगा कि अगर उसका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो रहा है तो पहले उसको वेरीफाई किया जा सके। बड़ी बात यह है कि वोटों के सत्यापन के दौरान बीएलओ जब घर घर गए थे तो कई लोग अपने घर पर मौजूद नहीं मिले थे, जहां पर बीएलओ ने अपना फ़ोन नंबर बाहर एक स्लिप पर लगा दिया और कहा कि जब आप घर पर आएँ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके दिए हुए वक्त पर ही बीएलओ आपके घर पहुंचेंगे। लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो फिलहाल इस पूरे एसआईआर प्रोसेस को लेकर लगातार बताया जा रहा है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और ऐसे कई और महानगर हैं जहां पर जो डाटा है वो काफ़ी कम वेरीफाई हो सका है और लगातार वहां पर मतदाताओं को एसआईआर की प्रक्रिया में जोड़ने की पूरे कोशिश की जा रही है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक 5,18,461 मतदाता बीएलओ की पहुंच में नहीं आ सके हैं। गुरुग्राम जिला दूसरे स्थान पर है जहां पर 4,55,128 मतदाता ऐसे हैं जो कि अलग अलग श्रेणी के तहत अब तक वेरीफाई नहीं हो सके हैं। इसके साथ ही अगर हम एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रदेश के कुल वोटर्स की बात करें तो 2,06,55,929 मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है और इसमें से 1,72,70,135 मतदाताओं का अब तक जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है उसको डिजिटल तरीके से अपलोड कर दिया गया है। लेकिन अभी भी 33 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जो कि आइडेंटिफाई नहीं हो सके हैं। इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा में कांग्रेस के सीनियर नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हर स्तर पर जो पार्टी के एजेंट्स हैं जो कि बीएलओ नियुक्त किए गए हैं वो बीएलओ के साथ संपर्क में है, लेकिन सरकार की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा। उनका कहना है कि जब फाइनल सूची जारी आएगी तब अगर ऐसे बूथ जहां पर कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है वहां पर अगर वोट काट दिए जाते हैं तो इसका कांग्रेस विरोध करेगी।
तो कुल मिलाकर काफ़ी बड़ा एक पॉलिटिकल मुद्दा भी ये मामला बन सकता है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि अभी पहला ही चरण पूरा हुआ है, अभी जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उसे लेकर मतदाता सूची जारी की जाएगी, ऑब्जेक्शन दर्ज करवाने का वक्त दिया जाएगा और जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जब फाइनल सूची जारी की जाएगी तो उससे पहले हरियाणा की सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकर चुनाव आयोग के द्वारा चर्चा भी की जाएगी और जहां पर जिन जिन इलाकों में ज़्यादा वोट कटे हैं उसे लेकर भी पूरी जानकारी राजनीतिक पार्टियों को दी जाएगी और राजनीतिक पार्टियां जो भी अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगी, जिन जिन वोटर्स को लेकर वो आपत्तियां अपनी दाखिल करेंगी, उस पर विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग का कहना है कि पूरे पारदर्शी तरीके से एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट को मॉडिफाई किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि हरियाणा में अभी भी 33 लाख से अधिक ऐसे वोटर हैं जो कि वेरीफाई नहीं हो सके हैं और अगर इन लोगों ने वक्त रहते ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करवाए, अपने वोट को लेकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स और सत्यापन नहीं किया तो ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। विदेशों में बैठे गैंगस्टर और आतंकी लगातार पंजाब पुलिस के लिए सिरदर्द बने रहते हैं। पंजाब पुलिस के द्वारा ऐसे गैंगस्टर और आतंकियों को पंजाब में वापस कानून की गिरफ्त में लाने के प्रयास किए जाते रहे हैं जो कि पंजाब पुलिस के लिए मुसीबत बने रहते हैं और पंजाब में संगठित अपराध और अन्य वारदातों में शामिल रहते हैं। ऐसे ही एक बड़े गैंगस्टर जोबनप्रीत सिंह उर्फ जोबन बिल्ला को पंजाब पुलिस भारत में वापस लाने में कामयाब रही है। अब ये गैंगस्टर पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इंडोनेशिया में रह रहे इस गैंगस्टर को वापस भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर जोबनप्रीत सिंह उर्फ जोबन बिल्ला पर पंजाब में कई मामले दर्ज हैं और इसी वजह से पंजाब पुलिस इस गैंगस्टर की लगातार तलाश कर रही थी। लेकिन ये गैंगस्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में छिपकर बैठा था और लगातार भारत और पंजाब में संगठित अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। गैंगस्टर जोबन बिल्ला ने पंजाब में पूरा अपना एक मॉड्यूल तैयार कर रखा था और इस गैंग से जुड़े गैंगस्टर पंजाब में रंगदारी मांगने जैसी घटनाओं में शामिल थे। बिल्डरों के साथ ही बिजनेसमैन को डरा धमकाकर पैसे वसूलने में ये लोग लगे हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि जोबन बिल्ला पर हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत कई गंभीर मामले पंजाब में दर्ज हैं, जिसके बाद ये गैंगस्टर भागकर इंडोनेशिया पहुंच गया था और वहां पर जकार्ता में छिपकर रह रहा था। अलग अलग देशों में छिपकर इसने अपनी गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया था और पंजाब में इसके खिलाफ हत्या के ही 4 मामले दर्ज हैं, जिसके बाद पंजाब पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। पंजाब पुलिस की ये पूरी कार्रवाई ऑपरेशन नोमैड हंट के तहत की गई है। करीब 6 महीने तक चले इस विशेष अभियान में लगातार निगरानी, रणनीतिक खुफिया जानकारी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग करके पंजाब पुलिस ने ये सफलता हासिल की है और गैंगस्टर जोबन बिल्ला को फिलहाल भारत लाया जा चुका है। पंजाब के डीजीपी का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह के अभियान चलते रहेंगे, जिसके तहत ऐसे गैंगस्टर और आतंकी जो कि विदेशों की धरती पर बैठकर पंजाब और भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत में रंगदारी मांगने जैसे मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं, गैंगस्टरों के मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं और कुछ ऐसे आतंकी भी हैं जो कि पंजाब और देश के अलग अलग इलाकों में आतंकी वारदात में शामिल रहे हैं। ये लोग पंजाब से जुड़े हैं और विदेशी धरती पर बैठकर लगातार सक्रिय हैं। इनको वापस पंजाब में कानून की गिरफ्त में लाने के प्रयास ऐसे ही जारी रहेंगे। पंजाब के जलालाबाद में सड़क पर बरसाती पानी जमा होने के कारण ग्रामीण और आसपास के गांवों में रहने वाले किसान लगातार परेशान हो रहे थे। उन्हें गांवों से जलालाबाद आने के दौरान काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण किसानों ने अनूठा विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जमा बरसाती पानी में धान की फसल की बिजाई कर दी। किसानों का कहना है कि काफ़ी पुरानी समस्या है। जलालाबाद के कई इलाकों में बरसात के दिनों में काफ़ी पानी भर जाता है। खास तौर पे फाजिल्का फिरोजपुर हाईवे पर काफ़ी पानी खड़ा हो जाता है। ऐसे में वहाँ से वाहन निकालने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर स्कूली बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जब गांवों से शहर आते हैं तो उन्हें इस बरसाती पानी में से होकर गुजरना पड़ता है। वाहनों को भी इस बरसाती पानी से निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। किसान अगर अपने ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल से जलालाबाद में आते हैं किसी काम के सिलसिले में, तो उन्हें भी मानसून के दिनों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन स्थानीय प्रशासन को पता है कि ये समस्या काफ़ी पुरानी है। इसके बावजूद पानी की निकासी का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। पिछले कई सालों से वहाँ पर आम लोग परेशान हो रहे हैं।
इसी कारण मौके पर कुछ किसान पहुंचे जो कि अलग अलग किसान संगठनों से जुड़े थे। इन्होंने यहां पर पहुंचकर फाजिल्का फिरोजपुर हाईवे पर जहां पर पानी जमा था वहां पर धान की फसल की बिजाई कर दी। ये सब कुछ स्थानीय प्रशासन को जगाने के लिए किया गया। किसानों का कहना है कि इस बरसाती पानी में फसल ही लग सकती है। यहाँ से पैदल निकलना तो काफ़ी मुश्किल भरा है। यहाँ से रोडवेज़ की बसें निकलने के दौरान भी काफ़ी परेशानी होती है। आसपास की दुकानों में पानी चला जाता है, सड़क पर पानी खड़ा रहता है। तो स्थानीय प्रशासन को जगाने के लिए किसानों ने वहाँ पर धान की फसल लगा दी है। किसानों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस तरह से जब धान की फसल वहाँ पर लगा दी गई है तो शायद स्थानीय प्रशासन की नींद खुलेगी और यहाँ पर पानी निकासी के उचित बंदोबस्त किए जाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आसपास के जो स्थानीय लोग हैं और ग्रामीण लोग हैं उन्होंने भी कहा कि आए दिन यहाँ पर इस बरसाती पानी की वजह से हादसे होते रहते हैं और 2-2 फीट तक पानी जमा हो जाता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई सुध नहीं लेता। इसी वजह से वो किसानों के साथ हैं। किसानों ने बिल्कुल सही प्रदर्शन किया है। धान की फसल की बिजाई खड़े पानी में ही की जाती है और बरसाती पानी इस वक्त फाजिल्का फिरोजपुर हाईवे पर जमा है और यहाँ पर धान की फसल की बिजाई करके किसानों ने स्थानीय प्रशासन को जगाने का काम किया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जलालाबाद के एसडीएम कंवर सिंह मान ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिन के अंदर पानी निकासी के उचित बंदोबस्त किए जाएंगे और उसके लिए सरकार ने टेंडर लगा रखा है। जल्द ही ये टेंडर खुलेगा और जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। स्थानीय प्रशासन भी चाहता है कि यहाँ पर जो पिछले कई सालों से लगातार जनता परेशान हो रही है, पानी की निकासी के कोई बंदोबस्त नहीं है, बरसात के दौरान जो 2 से 3 फीट पानी यहाँ पर जमा हो जाता है उस समस्या से जनता को राहत दिलाई जाए। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा और काम भी शुरू करवा दिया जाएगा। हरियाणा के करनाल में 24 साल की लेडी नर्स के सुसाइड का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस इस मामले में इटली में रह रहे लेडी नर्स के मंगेतर को जाँच में शामिल होने के लिए बुला सकती है। बताया जा रहा है कि लेडी नर्स के मंगेतर ने अचानक ही शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद लेडी नर्स चांदनी ने सुसाइड करने का ये कदम उठाया है। फिलहाल हरियाणा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चांदनी की मां ने पुलिस को बताया है कि जब वो घर पहुंची तो उन्होंने अपनी बेटी के शव को फंदे पर लटके हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाया और हरियाणा पुलिस को मौके पर बुलाया गया। हरियाणा पुलिस और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची और जिस कमरे में शव लटका हुआ था उस कमरे की पूरी जांच की गई। मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन चांदनी के मोबाइल से पता लगा कि उसने सुसाइड करने से ठीक पहले इटली में रह रहे अपने मंगेतर से वीडियो कॉल पर बात की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में इटली में रहने वाले चांदनी के मंगेतर को भी जांच में शामिल होने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि 3 महीने के बाद चांदनी की अपने मंगेतर के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान अचानक ही इटली में रह रहे मंगेतर ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद चांदनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और उसने सुसाइड करने जैसा कदम उठा लिया। फिलहाल इस पूरे मामले में जो चांदनी का मंगेतर है जो इटली में रहता है उसके बयान ऑनलाइन तरीके से वीडियो कॉल के माध्यम से दर्ज किए गए हैं और उसे कहा गया है कि उसे जांच में शामिल होने के लिए करनाल आना पड़ सकता है। हरियाणा पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन पता लगा है कि वीडियो कॉल पर बातचीत के दौरान अचानक ही मंगेतर के द्वारा शादी से इनकार करने के बाद चांदनी काफ़ी डिप्रेशन में आ गई और उसने देखते ही देखते सुसाइड करने जैसा खतरनाक कदम उठा लिया। चांदनी को भी शादी के बाद इटली में सेटल होना था और इसे लेकर वो लगातार तैयारियां कर रही थी। चांदनी का परिवार भी 3 महीने बाद होने वाली शादी को लेकर तैयारियां कर रहा था, लेकिन अचानक से मंगेतर के द्वारा शादी से इनकार करने के बाद ही पूरा का पूरा मामला इस तरह से बढ़ गया कि चांदनी ने सुसाइड करने जैसा कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि चांदनी जो कि फूसगढ़ गांव की रहने वाली थी, करनाल की रहने वाली थी, वो पेशे से नर्स थी और करनाल के एक निजी अस्पताल में ट्रेनिंग कर रही थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि शादी करने के बाद वो इटली में सेटल होगी और वहीं पर जाकर अपना जो नौकरी है उसको आगे बढ़ाएगी। इसी वजह से वो ट्रेनिंग ले रही थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को पुख्ता सबूत चांदनी के मोबाइल से मिल चुके हैं, जिसके बाद चांदनी के मंगेतर से पूछताछ की जा रही है। चांदनी की मां के बयान भी दर्ज किए गए हैं और उनकी शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई हरियाणा पुलिस के द्वारा की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला भले ही थम चुका हो, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सड़क से गुजर रही कार पर अचानक से पहाड़ी का एक हिस्सा आ गिरा, जिसके बाद 13 लोगों की इस घटना में मौत हुई है। मरने वालों में 6 माह की एक मासूम बच्ची भी शामिल है। इस घटना को लेकर जानकारी ये है कि शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे उदयपुर किलाड़ मार्ग पर कड़ू नाला के पास ये लैंडस्लाइड हुआ था। जब ये लैंडस्लाइड हुआ तो इस दौरान
एक टाटा सुमो मौके से गुजर रही थी जिसमें 15 लोग सवार थे। हादसा इतना खतरनाक था कि मृतकों के शवों की पहचान करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। मौके पर पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन NHAI और हिमाचल सरकार की रेस्क्यू टीमों के द्वारा चलाया गया, जिसके बाद शवों को टाटा सुमो से बड़ी मुश्किल के बाद बाहर निकाला गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड के कारण कई सड़क मार्ग हैं जो कि बुरी तरह से प्रभावित बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में 27 से 29 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मंडी धर्मपुर नेशनल हाईवे 3 पर भी हादसा हुआ है। यहाँ पर वाहनों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। बीती रात शुक्रवार की अगर हम आपको घटना के बारे में बताएं तो रोपड़ू नाला के पास हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हो गया है, जिसके बाद मंडी धर्मपुर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देर रात तक भी लगी हुई दिखाई दी, जिसके बाद वाहनों को ऑल्टरनेट रास्तों से आगे भेजा गया है। इसके साथ ही 27 जुलाई से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है। 27 जुलाई को चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 28 जुलाई को कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बारिश के दौरान पहाड़ काफ़ी नरम पड़ जाते हैं, वहाँ पर नमी की वजह से लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में अभी भी 100 के आसपास ऐसे मार्ग हैं जो कि बंद हैं। कई संपर्क मार्ग भी पूरी तरह से आवाजाही के लिए बंद पड़े हैं। इसी वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल मौसम विभाग की ओर से 27 से 29 जुलाई के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश में प्रशासन अलर्ट पर है। NDRF, SDRF को भी अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से लोगों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।